अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिक्र करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। इससे कबल हम किडनी का स्ट्रक्चर और उसके अलावा यूरिनरी सिस्टम जो है ये हम स्लाइड्स के तौर पर भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। स्लाइड्स में वीडियो बनाने का फ़ायदा आपके लिए ये होता है कि आपके पास पॉइंट्स बने आते हैं, आप उन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो वो आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसीलिए स्लाइड्स ज़्यादा आपके लिए बेहतर होती हैं। लेकिन फिर काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि बुक रीडिंग के ज़रिए से भी इन लेक्चर्स को एक्सप्लेन किया जाए तो आपको लोगों के लिए जो है अब बुक रीडिंग के ज़रिए से भी ये वीडियोस आया करेंगी। तो अगर हम बात करें नेफ्रॉन्स के बारे में, तो किडनी जो है उसके अंदर मिलियंस में ये नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। ये नेफ्रॉन किडनी के अंदर फंक्शनल यूनिट है, यानी कि किडनी में काम करने वाले नेफ्रॉन होते हैं जो लाखों की तादाद में हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि दीज नेफ्रॉन्स आर अबाउट 1 मिलियन इन ईच किडनी। हर किडनी में 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन हो सकते हैं। एंड मैनी परफॉर्म फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और इनका जो काम होगा वो ये होगा कि ब्लड की फिल्ट्रेशन करना, खून को साफ करना। खून के अंदर काफी ज्यादा सेल्स में से टॉक्सिक सब्सटेंसेस दाखिल हो जाती हैं, उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को खून में से निकाल करके खून को साफ कर देना, ये नेफ्रॉन का काम होगा। हम कहते हैं किडनी खून को साफ करती है, दरअसल किडनी में नेफ्रॉन होते हैं जो कि इस खून को साफ कर रहे होते हैं। मजीद अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि आपको मालूम है कि नेफ्रॉन जो है किडनी में मौजूद है। अब नेफ्रॉन की दो किस्में होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन किडनी। एक नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनले जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, ऐसे नेफ्रॉन को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। लिखा हुआ है लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर होता है, यू शेप का स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा हमें देखने को मिलता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर। लेकिन अगर हम दूसरा जिक्र करें तो एक और हमारे पास नेफ्रॉन भी मौजूद है। जो दूसरा नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है, उस नेफ्रॉन को जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन लिखा हुआ है कि लार्जर लूप ऑफ हेनले होगा और मेडुला में बहुत गहराई तक चला जाएगा। कॉर्टेक्स से नेफ्रॉन शुरू होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन से, और ये मेडुला में जाते हैं। तो कॉर्टेक्स से मेडुला तक डीप डाउन मेडुला में जा रहा है वो है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। लेकिन दूसरा नेफ्रॉन है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इसका शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है और ये आमतौर पर कॉर्टेक्स रीजन में ही मौजूद होते हैं। तो जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स तक आ रहा है, कॉर्टेक्स में ही पड़ा हुआ है, वो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जो लूप ऑफ हेनले जिसका बड़ा है और वो मेडुला तक आ रहा है, वो होता है हमारे पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो एक का लूप ऑफ हेनले बड़ा, दूसरे का लूप ऑफ हेनले छोटा। अब लूप ऑफ हेनले बड़ा या शॉर्ट होने की वजह क्या होती है? तो लूप ऑफ हेनले जब बड़ा होगा तो वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे एनिमल्स जो अपने अंदर वाटर ज्यादा रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, उनका जो लूप ऑफ हेनले होगा बड़ा होगा, यानी उनके पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होगा। यानी लूप ऑफ हेनले बड़ा तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और लूप ऑफ हेनले छोटा तो नेफ्रॉन जो है वाटर को भी कम एब्जॉर्ब करेगा, और उस नेफ्रॉन को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे। मजीद बात करेंगे तो आमतौर पर जो नेफ्रॉन है उसके दो हिस्से होंगे, चाहे वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हो या कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो, दोनों हिस्से होंगे। एक को रेनल कॉर्पसल कहा जाएगा और दूसरे को रेनल ट्यूबल कहा जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले रेनल कॉर्पसल के बारे में कि रेनल कॉर्पसल कौन सा हिस्सा होता है। तो उसके हवाले से लिखा हुआ है कि रेनल कॉर्पसल के अंदर एक तो मौजूद है ग्लोमोरुलस। ग्लोमोरुलस से मुराद ये है कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैपिलरीज मौजूद होती हैं, कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहला हिस्सा जो नेफ्रॉन का आता है वो है बोनमेंस कैप्सूल। इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद होता है। तो ये बोमेंस कैप्सूल जो है ये रेनल कॉर्पसल वाला पार्ट होगा। तो लिखा हुआ है कि renal corpuscle consists of dense cluster of blood capillaries network called glomerulus surrounded by a thin walled covering called Bowman's capsule or glomerular capsule। तो बोमेंस कैप्सूल हो गया और उसके अलावा उसके अंदर ग्लोमोरुलस हो गया, कैपिलरीज हो गई। ये जो है ये हमारे पास इन दोनों को कलेक्टिवली मेलिफिजन बॉडी कहलवाया जाएगा। ये दोनों मेलिफिजन बॉडी कहलवाएंगी। अगर खाली बोमेंस कैप्सूल मौजूद है जिसमें ग्लोमोरुलस नहीं है, वो बस बोमेंस कैप्सूल ही कहलवाएगा। लेकिन इसके अंदर लाजमी बोमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमोरुलस होगा, तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम मेलिफिजन बॉडी कहेंगे। ग्लोमोरुलस की आगे बात करें, ग्लोमोरुलस बाल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये अफरेंट आर्ट्रियोल में से निकलता है। ग्लोमोरुलस बाल लाइक स्ट्रक्चर है। बाल लाइक स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि सबसे पहले आप ये समझिएगा कि किडनी के अंदर तो रेनल आर्टरी आ रही है। रेनल आर्टरी एक ब्लड वेसल है।
अब ये एक ब्लड वेसल लाखों नेफ्रॉन्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? तो पहली बात ये होगी कि एक ब्लड वेसल बड़ी है, ये रेनल आर्टरी। इस रेनल आर्टरी में से छोटी-छोटी वेसल्स निकलेंगी, उन्हें आर्ट्रियोल कहा जाता है। तो अफरेंट आर्ट्रियोल्स निकलती हैं। उन अफरेंट आर्ट्रियोल्स में से फिर और माइक्रोस्कोपिक वेसल्स निकलती हैं, जो कि ग्लोमेरुलस कहलवाएंगी। तो ये ग्लोमेरुलस अफरेंट आर्ट्रियोल्स में से अराइज होती हैं। ग्लोमेरुलस अराइज फ्रॉम अफरेंट आर्ट्रियोल, और ये ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल में चला जाएगा। अब ग्लोमेरुलस में हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो इस वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इस रीजन में होती है। एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं, उनके अंदर ओपनिंग्स होती हैं, सुराख होते हैं, और ये जो सुराख इनकी साइज का लिखा हुआ है कि 70 नैनोमीटर डायमीटर में होते हैं। अब 70 नैनोमीटर की साइज जो है, इस साइज का क्या होगा, ये साइज बड़े मॉलिक्यूल्स को आने नहीं देती, काफी छोटी साइज के ये सुराख है। तो ग्लोमेरुलस के अंदर, इन कैपिलरीज के अंदर काफी छोटी साइज मौजूद है सुराखों की, और इस छोटी साइज की वजह से बड़े मॉलिक्यूल्स जो ब्लड सेल्स हैं वो ग्लोमेरुलस से निकल नहीं पाते। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो ग्लोमेरुलस से निकल जाएंगे और वो चले जाते हैं बोमेन्स कैप्सूल से बाहर एक दूसरे हिस्से के अंदर, जिसको हम प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कह रहे होते हैं। तो ग्लोमेरुलस से जो चीज निकल पाएगी वो जाएगी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और जो ग्लोमेरुलस से चीज नहीं निकलेगी वो वापस एक और आर्ट्रियोल में शामिल हो जाती है, जिसे हम एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। डायरेक्शन देखिएगा, ये है अफरेंट आर्ट्रियोल। अफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड पहुंचा इस ग्लोमेरुलस वाले पार्ट के अंदर है। अब ग्लोमेरुलस से कुछ चीजें निकल करके चली गई इसे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। जो चीजें नहीं गई वो हमारे पास वापसी दूसरे आर्ट्रियोल में आ जाएगी, जिसको इफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है। तो ग्लोमेरुलस से चीजें, जो ब्लड सेल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो इफरेंट आर्ट्रियोल में चले जाएंगी, और जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चले जाते हैं। अब हमारे बॉडी की कोशिश ये होती है कि चीज़ों को वापसी लिया जाए, तो फिर आगे अलग प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस सारे हम देखेंगे कैसे ब्लड साफ होता है। फिलहाल इनके पार्ट्स की बात हो रही है। आगे मजीद हम लोग जिक्र करें तो ग्लोमेरुलस के अराउंड में कुछ सेल्स होते हैं, जिन्हें पोडोसाइट सेल्स कहा जाता है। ये इन ब्लड कैपिलरीज के, इन ग्लोमेरुलस के गिर्द मौजूद होते हैं। अब इनके अंदर जो चीज़ है वो ये है कि इन पोडोसाइट सेल्स के अंदर छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं, और इन छोटी सी ओपनिंग्स की वजह से बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं जा पाते, नहीं निकल पाते। तो पोडोसाइट सेल्स की ओपनिंग्स जो हैं वहाँ से चीज़ें निकल रही होती हैं, वहाँ से चीज़ें बाहर जा रही होती हैं। छोटी चीज़ें चली जाएंगी लेकिन बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं जा पाएंगे। तो लिखा हुआ है प्रिवेंटिंग प्लाज्मा प्रोटीन फ्रॉम एंटरिंग इनटू यूरिनरी अल्ट्राफिल्ट्रेट। तो जो हमारे ब्लड के प्रोटीन्स हैं वो यूरिन वाले फिल्ट्रेट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, यूरिन वाले किचरे का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। ऑल द ग्लोमेरुलस कैपिलरी फ्यूज टू फॉर्म इफरेंट आर्ट्रियोल। ये सारी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज मिल करके इफरेंट आर्ट्रियोल को बनाएंगे, और फिर ये मेलिफिजन बॉडी से, यानी कि बोमेन्स कैप्सूल से ये ग्लोमेरुलस निकल जाएगा। अगर हम यहाँ इस तस्वीर में देखेंगे तो इस तस्वीर के अंदर पहले तो आप यहाँ ये देखेंगे अफरेंट आर्ट्रियोल लिखा हुआ है, अफरेंट आर्ट्रियोल, और उसके बाद अफरेंट आर्ट्रियोल जब अंदर की तरफ गया, रेड कलर से अंदर की तरफ, फिर आता है हमारे पास ग्लोमेरुलस। अगर करीब से देखेंगे आप लोग तो इस ग्लोमेरुलस के गिर्द में कुछ ओपनिंग्स वाले सेल्स मौजूद हैं, जो येलो कलर से जाहिर हुए हैं। इन्हें पोडोसाइट सेल्स कहा जाता है, जो यहाँ पर इसकी सराउंडिंग में मौजूद है। तो ये पोडोसाइट सेल्स की मदद से चीज़ें निकल जाती हैं, छोटी सी चीज़ें, लेकिन बड़े पार्टिकल्स पड़े रहते हैं, और फिर सारी चीज़ें प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में शामिल हो जाएंगी। इस तस्वीर के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आप पोडोसाइट्स को देख रहे हैं, जो येलो कलर के साथ बोमेन्स कैप्सूल के अंदर मौजूद हैं, और ये ग्लोमेरुलस को कवर किए हुए होते हैं, ग्लोमेरुलस को रैप किए हुए होते हैं। और फिर जो चीज़ें निकल कर जाएंगी वो जाएंगी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। इसके अलावा अगर हम दूसरी तस्वीर को देखेंगे तो वहाँ पर भी ये पोडोसाइट्स आप देख रहे हैं, जो कि जुड़े होते हैं, जो कवर किए होते हैं ग्लोमेरुलस को, और इनमें से ओपनिंग्स होंगी जिनकी वजह से केमिकल्स जो है निकल करके, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निकल करके चली जाती हैं हमारे पास प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। तो सबसे पहले तो रेनल कॉर्पसल की बात हुई, यानी कि हमारे पास जो कि बोमेन्स कैप्सूल वाला पार्ट था उसकी बात हुई, मेल्फिजन बॉडी की। अब हम मजीद बात करते हैं रेनल ट्यूब्यूल के बारे में। तो लिखा हुआ है बोमेन्स कैप्सूल फर्दर एक्सटेंडेड। बोमेन्स कैप्सूल आगे इसका हिस्सा है, ये आगे बढ़ता है
और फिर रेनल ट्यूबल को बनाता है, विच बिकम हाईली कॉइल्ड, जो काफी ज्यादा कॉइल्ड होती है शुरू के अंदर, और एक कॉइल्ड रीजन इसका प्रोक्सिमल कॉन्वेलेटिव ट्यूबल कहलवाएगा। बोमेंस कैप्सूल के बाद जो हिस्सा आएगा, जो कॉइल्ड हिस्सा आएगा, वो हमारे पास होगा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब। जरा अगर हम तस्वीर बनाकर इसको देखेंगे तो तस्वीर किस तरह से होगी कि हमारे पास ये सबसे पहला हिस्सा, ये है हमारे पास बोमेंस कैप्सूल, इसमें से ट्यूब निकल रही है जो मुड़ी हुई ट्यूब्स होंगी, ये होंगी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब। फिर एक यू शेप का जो है यूट्रॉन आएगा, लूप ऑफ इनले, और फिर दोबारा से मुड़ी हुई ट्यूब्स आएंगी जिनको डिस्टल कॉन्वेलेंट ट्यूब कहा जाएगा। याद रखिएगा, लूप ऑफ एनले जितना बड़ा उतना ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन, और ये ज़्यादा बड़ा लूप ऑफ एनले हमें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में देखने को मिलता है। और ये जो हमारे पास प्रोक्सिमल कॉन्वेलेंट ट्यूबल हो गई, डिस्टल कॉन्वेलेंट ट्यूबल हो गई और बोमेंस कैप्सूल हो गया, ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में आमतौर पर मौजूद होते हैं। आगे हम मजीद बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में। तो आगे मजीद लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द एसेंशियल कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड इन दिस रीजन। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूबल में काफी ज्यादा मटेरियल आता है, ग्लूकोज आता है, अमीनो एसिड आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं और वाटर आता है। और ये मटेरियल जो आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? हमने पहले बात की, ब्लड में से चीजें निकल कर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूबल में आ जाती हैं। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूबल में यूरिया और यूरिक एसिड भी होगा। हमारी बॉडी चाहेगी कि हमारी बॉडी में से यूरिया और यूरिक एसिड तो जाए, लेकिन जो काम की चीजें हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, वो हमारी बॉडी में वापस आ जाए। तो यहाँ उन्हें वापसी लाया जाएगा। यहाँ वापसी कैसे लाया जाएगा? जैसे आपने देखा था कि इफरेंट आर्ट्रियोल कहाँ पर हमारे पास मौजूद है? इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस है, इस ग्लोमेरुलस से जो हमारे पास आर्ट्रियोल बन रहा है वो है इफरेंट आर्ट्रियोल। ये इफरेंट आर्ट्रियोल आगे चल करके प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल के ऊपर आएगा और प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल से उन तमाम मटेरियल्स को हासिल करेगा जो वापसी चाहिए, जो जरूरी है, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, वाटर है और उसके अलावा कुछ साल्ट्स हैं। मजीद आगे लिखा हुआ है, द पीसीटी रन डाउन टुवर्ड्स द रेनल pyramid ऑफ मेडुला टू बिकम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले। जब ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल नीचे की तरफ आएगा, पिरामिड की तरफ आएगा, जैसे कि मेडुला वाले पार्ट में पहुंचेगा, तो नीचे की तरफ आकर जो ट्यूब बनाएगा उसे हम डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले कहेंगे। जो ऊपर की तरफ ट्यूब बनेगी दोबारा, वो असेंडिंग लिम्ब कहलवाएगी लूप ऑफ एनले की। The tubule then turns back towards Bowman's capsule, making the ascending limb, and then coiled again and called distal convolute tubule। फिर दोबारा से वो ट्यूब मुड़ जाएगी और फिर डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूबल कहलवाएगी। फिर आगे लिखा हुआ है, डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूबल में यूरिन आ चुका होगा, लिखा हुआ है डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूबल जॉइन टू कॉमन डक्ट कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। कई ज्यादा नेफ्रॉन्स के डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूबल्स जो हैं एक ट्यूब के साथ जुड़ती हैं जिन्हें कलेक्टिंग डक्ट कहलवाया जाता है। ये कलेक्टिंग डक्ट जो है, इसके अंदर यूरिन सारे नेफ्रॉन का पहुंचेगा और ये जो यूरिन होगा फिर आगे पहुंचेगा रेनल पेल्विस में और फिर यूरेटर में और फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा और फिर बॉडी के बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से किडनी के बाहर यूरिन निकाला जाएगा, बॉडी के बाहर निकाला जाएगा, नेफ्रॉन्स की मदद से यूरिन बनाया जाएगा और फिर निकाला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में ब्लड सप्लाई टू द नेफ्रॉन जिक्र करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।